पहला चैप्टर यही। तो आपको सबसे पहले बताते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स अवयवों की एक आयताकार और एक वर्गाकार अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखो आप। ए स्क्वायर और रेक्टेंगल अरेंजमेंट ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स इज नोन एज मैट्रिक्स। कुछ अवयव होते हैं, उनको वर्ग के रूप में और आयत के रूप में उनको व्यवस्थित करते हैं, उसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। मैट्रिक्स का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। लिखिए डेफिनेशन मैट्रिक्स की। ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर अरेंजमेंट of well-defined elements is known as मैट्रिक्स। क्या लिखा है मैंने? अवयवों की आयताकार और वर्गाकार व्यवस्था ही मैट्रिक्स कहलाती है। अवयव, इसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। Next, there is no numeric value of matrix। मैट्रिक्स का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। ये एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था। इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता। Solve a matrix is senseless statement। अगर आपको कोई ये कहे कि मैट्रिक्स का ये संख्यात्मक मान ये है, तो ये सेंसलेस स्टेटमेंट है। मैट्रिक्स का जो नेम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर के द्वारा यूज किया जाता है। लेट A1 A2 AN आर फ्यू एलिमेंट्स, माने कुछ एलिमेंट्स हैं। लाइक मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स के नाम के लिए अपने कैपिटल ए का यूज किया है, कैपिटल बी, ए बी सी। तो जैसे एक मैट्रिक्स का नाम है ए और इसके एलिमेंट्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 सो ऑन। इन्हें बोलते हैं बेटे रो, पंक्ति। इन्हें बोलते हैं कॉलम्स, स्तंभ। तो एक मैट्रिक्स तैयार है। एक मैट्रिक्स ए, इसके एलिमेंट्स को ए आई जे, ये ए आई जे एक अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? अवयव को। यहां पे जो आई है ये नंबर ऑफ रो और जे नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई एंड जे की वैल्यू, सपोज 1 2 3, यहां आई की वैल्यू 1 या फिर 2 या फिर 3, जे की वैल्यू 1 2 3। तो इनको पुट करेंगे तो ये कौन से एलिमेंट बनेंगे? A11, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2, देन A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। कितने एलिमेंट्स हो गए? 9, क्योंकि आई की वैल्यू 1 2 3, जे की वैल्यू 1 2 3, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। यहां पे इसको कैसे अरेंज करेंगे? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, राइट। ये 3 रो, 3 पंक्ति और 3 कॉलम। तो एक वर्ड होता है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स की कोटि। ऑर्डर मीन्स नंबर ऑफ रो
एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या इनटू स्तंभों की संख्या, ये इस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी? कोटि। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या, जैसे सपोज जो गिवन एग्जांपल है इसमें आपको नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 9। तो यहां देंगे 3 इंटू 3 9, ये टोटल एलिमेंट्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की इक्वल हो तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इतना करने के बाद इसके आगे मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक व्यवस्था है। क्या है? व्यवस्था। कुछ अवयवों को पंक्ति और स्तंभों में अरेंज करना है। इसके आगे किसी मैट्रिक्स की सारणिक मीन्स डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो, हर मैट्रिक्स की सारणी ज्ञात नहीं की जा सकती, कुछ ही मैट्रिक्स है जिनकी सारणी ज्ञात की जा सकती। तो ऐसे कौन से मैट्रिक्स हैं जिनकी सारणी ज्ञात की जा सकती है? ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट। तो यहां लिखिए, नोट डालिए, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डिटर्मिनेंट। केवल वर्गाकार मैट्रिक्स है उन्हीं की सारणी ज्ञात की जा सकती है। मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिनमें इक्वल होंगे उन्हीं मैट्रिक्स की सारणी ज्ञात की जा सकती है। तो एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको ये मैट्रिक्स है, इसके आगे दो पैरेलल लाइन, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी? सारणी। ये मैट्रिक्स एक ही सारणी। तो देखो, मैट्रिक्स एक ही सारणी को इसको लिखने का तरीका क्या है? एक कैपिटल ए, उसमें दो पैरेलल लाइन, ये सारणी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पे जो मैट्रिक्स था उसको मैट्रिक्स के लिए बड़े कोष्ठक का यूज किया जाता है, उसकी जगह दो पैरेलल लाइन A1 1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। आपने देखा मैट्रिक्स में यहां पे बॉक्स था और सारणिक में यहां पे दो पैरेलल लाइन है। तो एक ही डिटर्मिनेंट A, I and J 1 2 3, या इसको आगे और लिखने का तरीका DET डिटर्मिनेंट और फिर मैट्रिक्स का जो नाम हो गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, शॉर्टकट में। तो किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट कैसे निकाली जाती है समझ आया बेटे? नेक्स्ट अपन करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी सारणी का प्रसार कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए बेटे, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ए।
एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट ए। सबसे पहले अपन 2 into 2 मीन्स जिसमें नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम भी 2, उस डिटरमिनेंट का कैसे वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। सपोज ये एक डिटरमिनेंट है, इसमें एलिमेंट्स है A11, A12, A21, A22। 2 into 2 मीन्स 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इस प्रकार का कोई सारणी को उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करता है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया A11, A22, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करेंगे A21, A12। लाइक एक डिटरमिनेंट है ये 3, 5, 4, 2, ये डिटरमिनेंट है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट? सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करेंगे -8, तो इक्वल टू 7। तो 2 into 2 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, समझ में आया? नेक्स्ट, थ्री इंटू 3 मीन्स 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। 3 into 3 की अगर कोई सारणी को, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है? तो देखो ये एक डिटरमिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें 3 पंक्ति हैं, फर्स्ट R1, R2, सेकंड R3, कॉलम C1, C2, C3। दो इस सारणी का जो मान वो 6 प्रकार से निकाला जाता है। प्रथम पंक्ति के अनुदिश, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश, तृतीय पंक्ति के अनुदिश, या फिर पहले स्तंभ के अनुदिश, दूसरे स्तंभ के अनुदिश, या तृतीय स्तंभ के अनुदिश। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार किया जा सकता है। हर पंक्ति या हर स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पे सारणी की वैल्यू समान सेम आती है, सेम आती है। तो लिखिए, A determinant can expand, A determinant can expand along any row or any column the value of determinant remains same, मीन्स किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश का एक्सपेंशन के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम। अब आपको प्रथम जो पंक्ति है, फर्स्ट रो, उसके अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कैसे, तो यहां लिख लीजिए एक्सपेंशन along फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटे? ए डिटरमिनेंट पहली पंक्ति के जितने भी एलिमेंट्स उन सबको ले, तो सबसे पहला अवयव है A11, मतलब प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का जो ये एलिमेंट है ये लिखना है A11, या जो भी वैल्यू है। इसके बाद यहाँ पे -1, इस -1 के ऊपर पावर है। पावर क्या होगी? ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम का है, मींस I और J की वैल्यू, तो इस अवयव के लिए I की वैल्यू कितनी होगी? 1, और J की वैल्यू 1। दोनों का सम करेंगे I प्लस J, तो ये कितना आएगा? 1 + 1 मीन्स 2।
और इसके बाद इस डिटरमिनेंट को, इस एलिमेंट्स को सॉरी रिमूव, जिस रो और जिस कॉलम में उसको रिमूव कर दो इसको, उसके बाद भी ये बचेगा। यहां पे इसकी क्या बना दो डिटरमिनेंट, तो A22 A23 A32 A33 पहले एलिमेंट्स का, तो 3 जी अवयव -1 की पावर I प्लस जे। उसके बाद ये एलिमेंट्स जिस रो जिस कॉलम का है उसको रिमूव करने के बाद में जो बचता है उसकी डिटरमिनेंट बना दो। फिर इन 3 प्लस फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट्स हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट्स कौन सा है A12 -1 की पावर। ये जो एलिमेंट्स है इसके लिए I और J की वैल्यू, I की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 1, J की वैल्यू कितनी होगी 2, दोनों का सम कितना होगा 3, क्योंकि I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2, दोनों का सम 3। इसके बाद ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम का है उसको रिमूव कर दो, तो यहां पे ये और ये बचेगा, तो A21 A23 A31 A33 प्लस फर्स्ट हो गए ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, रिमेनिंग एलिमेंट्स ये A13 -1 की पावर। इस एलिमेंट्स के लिए I की वैल्यू कितनी है बेटे 1, J की वैल्यू 3, दोनों का सम कितना हो गया 4, I1 J3 दोनों का टोटल कितना हो गया 4। ये एलिमेंट्स जिस रो और जिस कॉलम में है, इस रो में और इस कॉलम में, तो ये बचेगा। इसकी बना दो बेटे डिटरमिनेंट A21 A22 A31 A32, इसको सोल्व कर लो बेटे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इस डिटरमिनेंट की क्या होगी वैल्यू। ऐसे ही अपन सेकंड रो, ऐसे ही थर्ड रो, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया 3 × 3 ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणी के गुणधर्म। सारणी के गुणधर्म डिटरमिनेंट। पहला गुणधर्म, यदि किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को इंटरचेंज करें, इंटरचेंज मींस पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे, तो सारणी की जो वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, जो पहले थी वही बाद में रहेगी। तो लिखिए इफ रो एंड कॉलम्स are interchanged for a determinant then the value of determinant unchanged. Like सपोज करो एक डिटरमिनेंट ही है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। एक इसी के C1 और C3 को एक्सचेंज करने से मींस 11 A12 A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में A21 A2 A23, इधर यहां पे सेकंड रो था, ये सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम में
A31, A32, A33। तो जो इसमें पंक्ति थी वो उसमें क्या है, स्तंभ। जो इसमें स्तंभ है वो वहां क्या है, पंक्ति। लेकिन दोनों की वैल्यू, दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो किसी सारणी की पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दें तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। पहले गुणधर्म, प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, if any two row or any two column of a determinant means किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभ आर म्यूचुअली या म्यूचुअल की जगह लिख लीजिए इंटरचेंज, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज इट्स साइन। मतलब क्या है इसका? यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या दो कोई भी दो स्तंभ उनको परस्पर परिवर्तित कर दे तो उस सारणी का जो मान है न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो अनचेंज होगी, बट उसका साइन चेंज होगा, प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस से प्लस में। लेट ये A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, A33 और यहां पे R1 और R3 को मैंने एक्सचेंज कर दिया, मींस फर्स्ट रो और थर्ड रो को म्यूचुअली इंटरचेंज कर दिया। सपोज ग्रुप वुड बी A31, A32, A33, A21, A22, A23, A11, A12, A13। तो इसकी वैल्यू सपोज करो 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -10, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो थर्ड रो में और थर्ड रो फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करेंगे, माइनस। तो कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो स्तंभों को परस्पर चेंज कर दें इस सारणी के, तो सारणी के मान में न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस से माइनस में, माइनस से। यदि पहले 10 था मान तो बाद में कितना आएगा, -10। सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 3, if all elements of any row or column of determinant are equal to 0, then value determinant will be 0। इसका मतलब क्या होता है,
यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होगा, उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लाइक एक सारणी कहिए 0 0 0 2 5 7 -3 9 6। यहां पे आप देखो फर्स्ट कॉलम के ईच एलिमेंट्स क्या है 0, तो इस सारणी की वैल्यू क्या होगी 0। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव किसी एक कम से कम एक पंक्ति या एक से अधिक पंक्तियों के बीच कम से कम एक स्तंभ या एक से अधिक स्तंभों के सभी अवयव 0 हो तो सारणी का मान 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3। नेक्स्ट, फोर्थ प्रॉपर्टी, लिखिए बेटा, if any two row or columns of a determinant यदि किसी भी सारणी के कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ आर इक्वल टू और प्रोपोर्शनेट, then value of determinant will be 0। ये क्या कह रहा है, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो या फिर समानुपाती हो, मीन्स अनुक्रमानुपाती, तो सारणी का मान 0 होगा। लाइक ये A1 A2 A3 के A4 A5 A6 A1 A2 A3, मैंने कहा इस सारणी की ध्यान से देखो, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो इक्वल है, क्या बेटे इक्वल, देन इस सारणी की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट, एक अदर सारणी जैसे A1 A2 A3 के A1 के A2 के A3 A4 A5 A6, ध्यान से देखो यहां पे फर्स्ट रो और सेकंड रो का ईच एलिमेंट्स का जो रेशो है वो इक्वल है। इन दोनों का रेशो देखो 1/k, इन दोनों का रेशो 1/k। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पे जो दूसरी जो पंक्ति है वो प्रथम पंक्ति के समानुपाती है, क्या रहा है k, तो इस सारणी का मान क्या होगा 0। तो इस चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि किसी सारणी में कोई भी दो पंक्तियां कोई भी दो स्तंभ समान हो या समानुपाती हो तो सारणी का मान 0 होगा। नेक्स्ट, फिफ्थ, ब्रेक नहीं मिलेगा क्या, ब्रेक दे दो। 45, if all the elements of if all the elements of a determinant
in AAP and in A order. एंड इन ए ऑर्डर, मतलब यदि किसी सारणी के सभी अवयव समांतर श्रेणी में हो और क्रम से, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट will be 0. Suppose A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 एक सारणी है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और यहां पे जो A1, A2, सोन A9 आर इन AP, ये AP में है, तो इस सारणी का जो मान होगा वो क्या होगा बेटे? 0। प्रॉपर्टी नंबर 5। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ A1, A2, A9 are in AP, then क्या A1 से लेकर A9 तक ये सब किसमें? AP, then log base E A1 log base E A2 GP log base E A3 log base E A4 log base E A5 log base E A6 log base E A7 E8 log base E9 will be 0। ऐसा क्यों? या A1, A2, A9 ये सब किसमें थे? GP में, फिर भी सारणी की वैल्यू क्या है? 0। ऐसा क्यों? रीजन, इफ A1, A2, A9 are in GP, ये GP में, then log base E A1 log base E A2 log base E A9 are in AP। कहने का मतलब क्या है? यदि किसी जीपी के प्रत्येक पद का log लिया जाए तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाती है, और एपी के लिए भी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 5 बताया था। यदि किसी सारणी के सभी अवयव एपी में हो तो सारणी का मान क्या होता है? 0। तो यहां पे ये किस में हो गई? एपी में। नेक्स्ट, एक एग्जांपल बता रहा हूं। A1, A2, A3 are in AP, B1, B2, B3 are also in AP, C1, C2, C3 are also in AP, then A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। सॉरी, B1, B2, B3, C1, C2, C3
3 अलग अलग पंक्तियां, वो सारी सारी किस्में, ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, ये भी क्या है एपी, तो भी इस सारणी की क्या होगी 0। यहाँ अलग अलग एपी है, ये अलग एपी है, ये अलग एपी है, ये अलग एपी है, फिर भी इस सारणी की वैल्यू क्या होगी 0। पहले अभी अपने जो पहले गुणधर्म था उसके सारे अवयव एक ही एपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एपी थे, फिर भी सारणी की वैल्यू क्या होगी 0। नेक्स्ट, a constant k is multiplied by a determinant then if a constant k is multiplied by a determinant then value of determinant then value of determinant becomes k times यहां पर कहने का मतलब क्या है, यदि किसी सारणी को कांस्टेंट अचर k से मल्टीप्लाई किया जाए तो सारणी की जो वैल्यू है वो k टाइम्स बढ़ जाती है। if इसका अपोजिट, इफ ए कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाइड बाय ए डिटर्मिनेंट यदि देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन, यदि किसी कांस्टेंट अचर संख्या को किसी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है देन k will be multiplied any one row multiplied by elements of any one row or columns। मतलब क्या है, यदि किसी सारणी को किसी अचर संख्या k से मल्टीप्लाइड किया जाए, k से गुणा किया जाए, देन k विल बी मल्टीप्लाइड, तो वो k किससे मल्टीप्लाई हुआ, किसी भी एक रो या एक कॉलम के ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। k will be multiplied by elements of any one row and or any one column, मतलब एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों से गुणा होगा, ना कि सभी पंक्तियों सभी स्तंभों से। जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, के A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, तो KA। अब देखो बेटे, यहां पे ये जो K है 3 रो है, तीनों में से वो एक रो से या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। KA1, KA2, KA3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। यहां पे ये K
ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, एनी वन रो एनी वन कॉलम के एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी में बेस्ट एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे। K1 A1 2 3 K2 A4 A5 A6 7 8 9, याद इस सारणिक से या फर्स्ट रो में एक को बना रहा है, क्या आ रहा है K1, सेकंड रो से K2, थर्ड रो से K3, देन क्या हो गई K1 K2 K3 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9। लास्ट प्रॉपर्टी 8 नंबर 8 नंबर। देखिए, इफ एलिमेंट्स above the if elements above the principal diagonal और below the इसका अपोजिट और below the principal diagonals, if elements above the principal diagonal or below the principal diagonal are zero कहने का मतलब मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव या मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो सारणी का जो मान होगा वो विल बी प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट then value of determinant will be product of elements of principal diagonal। कहने का मतलब जैसे एक सारणी का A1 0 0 A4 A5 0 A7 A8 A9। मैंने कहा ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या है, 0। तो इस सारणी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल A1 A5 A9, या इसका अपोजिट A1 A2 A3 0 A5 A6 0 0 A9। तो इसकी वैल्यू क्या होगी A1 A5 A9, क्योंकि मुख्य विकर्ण ये है, इसके नीचे के नीचे सारे अवयव क्या है, 0। तो ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी 8। आज इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में अपन अदर टॉपिक, ठीक है बेटे।